नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। एस्ट्रो दुनिया में आज हमारे साथ हैं राजीव प्रकाश जी अग्रवाल। उनसे जानेंगे कि आखिर एस्ट्रो दुनिया क्या है, ज्योतिष क्या है और ज्योतिष हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। सबसे पहले स्वागत करेंगे राजीव प्रकाश जी अग्रवाल का। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। एस्ट्रो दुनिया एक्चुअली ज्योतिष से संबंधित एक संस्था मैंने 2005 में बनाई थी, जिसका ये उद्देश्य था कि हम पूरे विश्व के होने वाली घटनाओं और शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार और जो घटनाएं आर्थिक पक्ष पे ज़्यादा असर करती हैं उनको हम ज्योतिष के आईने में देखने का प्रयास करें। वैसे तो मैंने ज्योतिष मुझे करते हुए करीब 20-22 साल हो गए, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट का ज्योतिष जो है मैंने 2005 से स्टार्ट किया। इस बीच लगभग हज़ारों भविष्यवाणियाँ मैंने एस्ट्रो दुनिया के माध्यम से किया है और इसमें से लगभग जो भविष्यवाणियों का आंकड़ा अगर आप कहेंगे कि 80% से ज़्यादा सफल रही है, उसमें कुछ भविष्यवाणियाँ माइलस्टोन बनी, लोगों को अचंभित करने वाली भविष्यवाणियाँ थी, जिसमें एक भविष्यवाणी थी 2008 की आर्थिक मंदी, जिसको मैंने मीडिया में, टीवी चैनलों पर, हर जगह मैंने उसको कहा था कि 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच 2008 में बहुत भारी आर्थिक मंदी आएगी, जिससे शेयर बाज़ार में एक से ज़्यादा डाउन सर्किट लगेगा। ऐसा हुआ। इसके अलावा दूसरी भविष्यवाणी जो मैंने भास्कर टीवी पे 2005 में की थी, वो भी एक माइलस्टोन थी कि सोनिया गांधी या उनके परिवार के और लोग, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राजीव गांधी हो, कभी भी इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उसके बाद कांग्रेस ने 10 साल शासन किया इस देश पे, और लेकिन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी। इसके बाद जो मेरी अगली भविष्यवाणी थी ओबामा के राष्ट्रपति बनने की, वो भी सही गई। और मोदी जी के बारे में हमने पिछले साल कहा था कि अगस्त तक मोदी जी का समय अच्छा नहीं है, इस समय वो जो भी कदम उठाएंगे उनकी बहुत आलोचना होगी। लेकिन 16 अगस्त के बाद जब गुरु जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा, वहाँ से मोदी जी का समय बहुत अच्छा स्टार्ट होगा और वो एक ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे जो देश को अचंभित करने वाले होंगे। वो हम देख रहे हैं, अगस्त के बाद से मोदी जी ने कई ऐसे कदम उठाए जो अचंभित करने वाले हैं। चाहे वो पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की घटना हो या अभी नोटबंदी की घटना हो, एक ऐसा कदम है जो आज तक देश में नहीं हुआ था। एस्ट्रो दुनिया के माध्यम से हमने ज्योतिष में कुछ नए प्रयोग भी किए। जैसे नॉर्मली ज्योतिष में ये होता है, जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ग्रहों का जाप बताया जाता है, अंगूठियाँ पहनने के लिए कही जाती है, कालसर्प योग कहा जाता है। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम इसको बिना किए भी अपने जीवन में अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाके। हमारा शुरू से प्रयास ये रहा कि अपने हम अच्छे बुरे ग्रहों को पहचानें और पहचान कर उसके अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हर आने वाली परेशानियों से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। राजीव प्रकाश जी, एक अहम सवाल उठता है, कई बार कई चैनल्स पे, अखबारों में ज्योतिष के बारे में सूचनाएं आती हैं। ज्योतिष सूक्ष्मता से अगर हम समझना चाहें, यहाँ थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहें कि आखिर ज्योतिष क्या है और जीवन पर वो कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, ज्योतिष जीवन जीने की कला है, मेरा ये कहना है। ये हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने इस पद्धति को बनाया था। ज्योतिष के माध्यम से हम आने वाले समय का आकलन कर सकते हैं। हम उसको बदल नहीं सकते, जो मेरे प्रारब्ध में है हम उसको बदल नहीं सकते, उसका आकलन कर सकते हैं। और उस आकलन करके अगर हम उसको उसके अनुसार अपने आप को ढालें तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। या अगर मुझे पता है कि मेरे ग्रह बहुत अच्छे हैं, उस अनुसार हम ज़्यादा मेहनत करें तो निश्चित रूप से जो लाभ की मात्रा है वो हमारी बहुत बढ़ जाएगी। तो ज्योतिष का जो उपयोग है, चाहे वो जीवन के किसी पक्ष में हो, हम उसको बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। ये एक अग्रिम सूचना है कि हमारा आगे का रास्ता क्या है। वो
उबड़ खाबड़ है या बहुत अच्छा है या गड्ढों भरा है। और इसको हम यूँ भी एक उदाहरण देके मैं आपको कहना चाहूँगा जी कि एक आदमी 8-10 फ्लोर के मकान पे खड़ा है जी बिल्कुल। और उसको नहीं पता है कि धक्का लगने वाला है, और धक्का लगता है और वो गिर जाता है तो शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है या बहुत घायल हो सकता है। अब ज्योतिष से उसको अगर ये पहले पता चल गया कि मुझे खतरा है या मुझे धक्का लगने वाला है, तो वो सावधान की मुद्रा में होगा, और सावधान की मुद्रा में होते हुए अगर उसको धक्का लगता है तो शायद उसको चोट जो है वो बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो अलर्ट था। अब उपाय जो हैं, उपाय क्या है कि अगर हमको पहले से पता है कि मुझे धक्का लगने वाला है और हमने कुछ फोम अपने शरीर में बांध लिया, हमने हेलमेट पहन लिए, नीचे एक जाली लगवा ली जी। और उसके बाद हम गिरते हैं, गिरने की क्रिया तो होनी है, लेकिन अगर उसके बाद यानी उसको बदला नहीं जा सकता, ज्योतिष में चीजें बदली नहीं जा सकती, जी। आप उसे कम जरूर कर सकते हैं। तो दर्शकों, एक चीज यहाँ डॉक्टर राजीव प्रकाश जी अग्रवाल हम एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है, ज्योतिष जीवन जीने का एक तरीका है, सलीका है, या ये कहें कि एक तरह की गाइड है आपके लिए कि आप किस तरह से आगे अपना कदम बढ़ा सकते हैं जीवन में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, वो परिवार का क्षेत्र हो, वो चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आप आगे जाना चाहते हो। ये चीज़ें बदलने का बिल्कुल भी एक जरिया नहीं है, तरीका नहीं है, ये स्पष्ट होता है। हाँ, ये इससे ये नहीं कि हम ज्योतिष से अपने जीवन में हम करोड़पति बन जाएंगे, वो मेरा प्रारब्ध में होना चाहिए। ज्योतिष से यह है कि हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। अब उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आज हम कहते हैं किसी के लिए कि शनि खराब है, मंगल खराब है, राहु खराब है ना, तो कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि शनि खराब है तो वो मेरे जेब से पैसे निकाल के भाग जाता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है ना कि शनि मेरे जेब से पैसे निकाल के भाग जाता है। वो होता क्या है कि इन ग्रहों के जो तरंगे हैं, वो जब वो ग्रह हमारे जीवन में खराब है तो उनकी जो तरंगे हैं हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव एनर्जी देती हैं, और उस नेगेटिव एनर्जी से जो हम काम करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं और हमको नुकसान उठाना पड़ता है। और वही ग्रह जब अच्छे होते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क में है उनकी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और पॉजिटिव एनर्जी आने से वो हम अच्छी प्लानिंग करते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं और हमें सफलता मिलती है, तो हम कहते हैं हमारा बड़ा अच्छा समय चल रहा है। एज ए डॉक्टरी ट्रीटमेंट। जी। तो ग्रहों का जो तरंग है, जी जी, अच्छे ग्रह हैं वो आपके अंदर एक पॉजिटिव तरंग दे रहा है, एक अच्छी प्लानिंग दे रहा है। जो नेगेटिव ग्रह है वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी के अंदर दे रहा है। जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब समय खराब चलता है उस समय आपने देखा होगा लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, हताशा ज़्यादा आ जाती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से होता है। अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं हो तो आप जिनके अच्छे ग्रह हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी लेके चल रहे हैं, आप ऐसे लोगों से जो सफलता के शिखर पे हैं, ऐसे लोगों से जब आप मिलेंगे तो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर वो डेवलपमेंट दे रहा है। उनको अच्छी प्लानिंग से मिलेंगे करते हुए। और जब समय बुरा होता है तो आदमी क्या करता है, हड़बड़ में कदम उठाता है, और हड़बड़ी में उठाया गया कदम हमेशा उसको नुकसान की ओर ले जाता है। राजीव प्रकाश अग्रवाल जी, एक अहम बात हम यहाँ जानना चाहेंगे और दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं। ज्योतिष, जिस हिसाब से हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, सबसे अहम समस्या होती है बच्चों की, परिवार की, करियर की और बिजनेस की। ये ज्योतिष में अमूमन अहम समस्याएं देखी गई हैं। क्या परिवार को सुधारा जा सकता है, व्यापार को सुधारा जा सकता है, नौकरी व्यवसाय के बारे में एक अच्छा अनुमान या एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। नहीं, देखिए क्या होता है, कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और जो 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर में, हर घर एक चीज़ को इंडिकेट करता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पहला घर जो है आदमी के व्यक्तित्व और शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, 5वां घर पुत्र और शिक्षा को प्रतिनिधित्व करता है, 7वां घर जो कुंडली का है वो पत्नी और भागीदारी के व्यापार को प्रतिनिधित्व करता है, 6ठा घर जो है कुंडली का वो आपके कर्ज ऋण का प्रतिनिधित्व करता है, 10वां घर जो है आपके काम काज को प्रतिनिधित्व करता है कि आपका कैरियर क्या होगा, आप कैसे काम करेंगे, 11वां घर आपकी आमदनी का प्रतिनिधित्व करता है कि आपकी आमदनी कैसी होगी, किस चीज़ से होगी। अब जिन घरों के ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं
वहाँ तो वो आपको अच्छी सफलता देते हैं। लेकिन जिन घरों के ग्रह खराब बैठे हुए हैं वहाँ आपको वो तकलीफ देते हैं। जैसे आप देखिएगा, कई ऐसे उदाहरण आते हैं, बहुत बड़ा आदमी है, उसको संपत्ति धन की कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है, उसका संतान नहीं है। अब उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं है, तो वहाँ पर उसका 5वां घर जो है कुंडली का, वो अफेक्टेड है। एक बहुत बड़ी ये चीज़ यहाँ राजीव प्रकाश अग्रवाल ने बताई है कि 5वां घर संतान पक्ष का होता है, तो संतान है या नहीं है उसके बारे में भी आगे विचार किया जाएगा, उसके बारे में भी आगे राजीव प्रकाश जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन 5वां घर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि कुंडली में 5वां घर जो है वो संतान पक्ष का है। ये एक बहुत बड़ा महत्व है। अक्सर जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं या पंडितों के पास जाते हैं तो संतान को लेकर भी कई तरह की समस्याएं पंडित जी यहाँ होती हैं और कई तरह की बातें भी वहाँ कही जाती हैं, कई तरह की भ्रांतियाँ भी फैलाई जाती हैं। आज आप जिस तरह से हमें बता रहे हैं और जिस तरह से रास्ते ही बता रहे हैं कि कैसे कुंडली में अलग अलग घर होते हैं, संतान पक्ष महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है, कई बार किसी को संतान नहीं होती, किसी को होती है, तो ये 5वां घर कौन कौन से ग्रह इसमें होते हैं और क्या क्या प्रभाव डालते हैं, सूक्ष्मता से हम जानना चाहेंगे। हर कुंडली में अलग अलग ग्रह होते हैं, लेकिन जो 5वां घर होता है उसका जो स्वामी है वो अच्छी स्थिति में अगर होता है तो व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है। या 5वां घर का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में नहीं होता है या 5वें घर में के ऊपर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वैसा घर में वैसी स्थिति में संतान का जो भाव होता है खराब होता है। वैसी स्थिति में या तो संतान होते नहीं हैं या संतान होते भी हैं तो उनका विकास अवरुद्ध होता है, वो अच्छे नहीं होते हैं या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या अवरुद्ध होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इनको सुधार नहीं सकते, हम इनको सुधार सकते हैं। हम आने वाले एपिसोडों में इस पर हम काफ़ी चर्चा करेंगे और मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि हर एपिसोड में हम एक विषय लेकर आएंगे। जैसे अगले एपिसोड में हम विशेष रूप से इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो नॉर्मल हर लोगों की समस्या होती है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है या मेरा बच्चा परीक्षा में फेल हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे संतान नहीं है तो संतान की समस्या कि संतान क्यों नहीं है तो अगर वो अच्छा सा जॉब पाए, अच्छा सा पढ़े, ये तमाम तरह की समस्या जिन पर राजीव प्रकाश जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी और भी आगे हमारी बातचीत जारी रहेगी। पंडित जी, जिस तरह से इस पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, और ज्योतिष में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गहनता से देखी जाती हैं और ज्योतिष के रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जैसे मैं कहा ना कि दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रोग्राम के अंत में आपको व्हाट्सएप का नंबर बताएंगे और अगला जो हमारा एपिसोड होगा विशेष रूप से एक ही सब्जेक्ट पे होगा। हर एपिसोड में हम एक खास सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे अगला एपिसोड जो है हमारा वो संतान पे हम करेंगे कि संतान पढ़ता नहीं है या संतान के कैरियर को हम कैसे सुधारें या संतान के कैरियर को आप माता पिता के रूप में कितना निखार सकते हैं और कैसे निखार सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जी राजीव प्रकाश जी, एक अहम समस्या जो हर आदमी दो चार होता है, उस समस्या से रोज़ दो चार होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों को ज्योतिष के हिसाब से किस तरीके से ढाला जाए या सलीके से चलाया जाए, तरीके से चलाया जाए, करीने से चलाया जाए। नहीं, देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ ईश्वर जितने लोग धरती पे हैं रोटी तो वो सबको देता है और मकान भी लगभग सबको देता है। अब ये है कि बहुत अच्छे ग्रह हैं तो वो रोटी चांदी की थाली में आती है और ग्रह खराब हैं तो वो स्टील की थाली में आती है। फ़र्क इतना ही है, बट रोटी तो सबको मिलता है, आसानी से मिलता है या तकलीफ़ से मिलता है, लेकिन मिलता है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ आपको बहुत ख़ास बात कहना चाहता हूँ जो आपने ध्यान दिया होगा कि जिसके अच्छे ग्रह हैं वैसे व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप उसको देखिएगा कि उसमें बहुत काम करने की ललक होती है, जो शायद मैं समझता हूँ कि उसका अच्छा ग्रह उसको पुश करता है कि बहुत संघर्ष करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे जाना है, उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जिसके खराब ग्रह हैं मैं देखता हूँ वो काम से भागता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैंने इसको महसूस किया है कि जो छोटे मजदूर क्लास के लोग हैं जिनके लिए उनका 200-400 रुपया बड़ा महत्वपूर्ण होता है उनके लिए, और उनको आप जब कोई काम करने के लिए आप बोलते हैं, या बहुत छोटा दुकानदार के आप दुकान पे चले जाइए, इसको आपने भी महसूस किया होगा, काम करने बोलते हैं तो वो 50 नखड़े करता है, अभी समय नहीं है, अभी ये है, अभी वो है, ये रोज़मर्रे की है।
या हाँ, एक आलस, एक काम से भागने की प्रवृत्ति जो अक्सर देखी वो जाती है। बहाने बनाता है, इतने पैसा लूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे करूंगा। और किसी छोटे दुकान पे आप चले जाइए, उससे आपने 2-4 चीज़ें अगर देखी तो वो उबने लगता है, लेना है नहीं लेना है, ये उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन आप किसी बड़े शोरूम पे आप चले जाइए, आप 25 शर्ट देख लीजिए या 25 पैंट देख लीजिए या उसके 25 आइटम देख लीजिए, वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप लोगे कि नहीं लोगे, वो आपको दिखाता रहता है। क्यों? उसको बहुत आगे जाना है। वो जानता है आज आप नहीं लेंगे, कल को आप फिर आएंगे, कल को आप फिर आएंगे, ज़रूर आएंगे। लेकिन छोटा दुकानदार ये नहीं समझता है कि इससे हमको रिलेशन बना के रखना है, आज नहीं लिया तो क्या हुआ, कल ये फिर आएगा। वो उस रिलेशन को मेंटेन नहीं करता। अच्छे बुरे ग्रहों का जो फ़र्क मैंने महसूस किया है कि जब ग्रह खराब होते हैं तो आदमी को काहिल बना देता है और वो आदमी सपने देखने लगता है, वो लॉटरी की कल्पना करने लगता है कि मेरे को लॉटरी निकल जाएगी, मतलब हराम का धन की कल्पना वो करने लगता है। लेकिन जब अच्छे ग्रह होते हैं तो वो आदमी संघर्ष करता है, वो मेहनत करता है और मेहनत से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। यानी कि एक बात आपने स्पष्ट की कि अच्छे ग्रह यानी कि पावरफुल ग्रह और कुंडली में अच्छी जगह जहां ग्रह बैठे होते हैं, वो अगर आपके सही जगह बैठे हुए हैं, मित्र हैं, स्वग्रही हैं, तो वो आपको अच्छा फल देते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। इस पर भी हम पंडित जी से बात करेंगे, राजीव प्रकाश अग्रवाल जी से बात करेंगे कि अच्छे ग्रह बुरे ग्रह ये कैसे पता चले, कैसे इनके बारे में जानें, क्योंकि ये तो ज्योतिषी के पास जाने पर ही पता पड़ेगा। कैसे इसके बारे में आप अंदेशा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो शायद कुंडली में कहीं कुछ खराब है? जी देखिए, क्या होता है कि जब आपको किसी भी क्षेत्र में रुकावटें आने लगे तो मेरा कहता हूँ ज्योतिषी के पास तो जाना चाहिए, जाइए। लेकिन मैं उसका एक अलग हल बताता हूँ कि आप अकेले अपने घर में एक ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने आप बैठ जाएं और आत्मचिंतन करें। अपने चेहरे को, सेल्फ हिप्नोटिज्म, उसको देखते हुए आत्मचिंतन करें कि इस काम में अगर आपको परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है। और इसके लिए आप एक एक करके याद करें कि आपने कैसे काम को डन किया था। जब आप उस पर पीछे जाके देखेंगे तो आपको आपकी गलती दिखने लगेगी कि यहाँ यहाँ आपकी कमी थी। क्योंकि मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये 99% मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता है, दूसरे की गलती पर तुरंत अंगुली उठाता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। लेकिन जब आप आत्मचिंतन करेंगे मिरर के सामने, तो कहते हैं ना, आईना झूठ नहीं बोलता है, तो वो आईना आपको बताएगा कि आपकी कमियां कहाँ कहाँ थी। तो उन कमियों को अगर आप सुधारते हैं अपने कर्मों से, तो मैं समझता हूँ कि खराब ग्रह भी आपके चल रहे हैं तो भी उसमें सुधार शुरू हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा प्रयोग है विजय जी इसका, कि जैसे देखिए, ज़्यादातर नुकसान उन लोगों को होता है, जो मैंने देखा है, जो बहुत जल्दी में आगे जाना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट का रास्ता, हर चीज़ का कोई एक ऐसा रास्ता निकल जाए कि बहुत जल्द शिखर हाँ, पर पहुंचा बहुत जाए। जल्द जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो गिरते हैं। आप पूछेंगे बहुत जल्द जाने वाले लोग होते कौन हैं, तो बहुत जल्द जो जाने वाले लोग होते हैं उसमें राहु प्रबल होता है। राहु अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है और सट्टाबाजी का कारक माना गया है राहु को। तो दर्शकों को एक चीज़ बता दें, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ राजीव प्रकाश अग्रवाल जी ने कही है कि अगर राहु आपकी कुंडली में ऐसी जगह बैठा है जहां आपको हर चीज़ जल्दबाजी लग रही है, आपको लग रहा है कि ये काम जल्दी कर लिया जाए, आपको हर चीज़ में हड़बड़ाहट होती है, आपको हर चीज़ में अगर बहुत जल्दी होती है तो वो राहु के कारण होती है। जी, तो राहु जिनके प्रबल होते हैं कुंडली में, ऐसे लोग सट्टाबाजी की चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं। जी। इन्वेस्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेडर होते हैं, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों में मैंने देखा है, चूँकि मेरा फील्ड ही शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट फोरकास्ट। आपको बता दें कि राजीव प्रकाश अग्रवाल जी, यानी आपका जो सिद्धहस्त है, या ये कहें कि जो आपकी जो स्पेशलिटी है वो बाज़ार की है, कैसे शेयर मार्केट में आप काम कर सकते हैं, कैसे बाज़ार में पैसा लगाना है, बाज़ार की स्थिति कैसी है, आपका व्यापार क्या करना है और कौन सी नौकरी आप कर सकते हैं, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। ये इन चीज़ों की मास्टर हमारे साथ राजीव प्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, इन पर आगे भी बातचीत करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु आप बता रहे थे तो कि उसमें क्या मैंने देखा है ऐसे लोगों को, चूँकि मैं बाज़ार को फोरकास्ट करता हूँ, कि होता क्या है, जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं जी, तो एक प्रैक्टिकल थिंग ये होता है कि रिस्क वाली चीज़ों में मुझे 50 रुपया ही लगाना चाहिए, 50 रुपया मेरे को सेफ्टी के लिए रखना चाहिए।
लेकिन राहु क्या करवाता है ऐसे लोगों से जिनकी कुंडलियाँ प्रबल है, कमज़ोर है, वो 100 के 100 लगा देता है कि 100 के 1000 शाम को आ जाएंगे। अब होता क्या है कि जरा सा पत्ता गलत पड़ा कि वो के 100 शाम तक साफ हो जाते हैं। तो आज 80% लोग, और मैंने एक आंकड़ा निकाला है कि 80% लोग जो शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार या इस टाइप की चीज़ों में, जो सट्टा बाज़ार से रिलेटेड है कि चीज़ों में ट्रेडिंग करते हैं, 100 में 80 लोग अल्टीमेट नुकसान में रहते हैं। यानी शीघ्रता को समय की आवश्यकता है। पंडित जी का कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आप राहु अगर आपका प्रबल है, राहु आपकी कुंडली में अगर किसी प्रबल जगह बैठा हुआ है, वो भी बातचीत करेंगे कि कहाँ राहु का बैठना ठीक है, कहाँ राहु का बैठना ठीक नहीं है, व्यापार के हिसाब से भी। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने बहुत यहाँ बताई कि अगर आप राहु की प्रबलता के कुंडली वाले व्यक्ति हैं, तो अगर आप में बहुत शीघ्रता है, हर काम को बहुत तेज़ी से करने की आदत है, तो राजीव प्रकाश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि थोड़ा ठहरिए, रुकिए, शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता है जी। अब जैसे राहु जब बहुत अच्छी स्थिति में किसी कुंडली में है और वो सट्टा बाज़ार में, फिल्मी दुनिया में, चूँकि फिल्मी दुनिया भी अनिश्चितता का व्यवसाय है जी। पिक्चर एक दिन में हिट हो गई, करोड़ों कमा लिए, या फेल हो गई तो उनके करोड़ों डूब गए। तो इस तरह अनिश्चितता की जितनी चीज़ें हैं, राजनीति भी है उसमें जी। तो इसको राहु कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। अब क्या होता है कि राहु अगर अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति एक रिस्क मैनेजमेंट लेके चलता है, क्योंकि देखिए बिना रिस्क मैनेजमेंट किए आप किसी चीज़ में सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट किसी भी काम में आपको आना चाहिए। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आपको नुकसान होना है। जिनका राहु खराब है उनमें मैंने देखा है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझते हैं। वो तो सीधा समझते हैं कि मैंने 100 रुपये लगाए, शाम को तो मेरी लॉटरी खुल गई, और वो डूब जाते हैं। क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के, जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, तब तक किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो जीवन का सबसे बड़ा है कि आदमी को रिस्क मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं बहुत अच्छा देना चाहूँगा कि राहु जब कमज़ोर होता है तो वो क्या कराता है। जैसे आज एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि आज हम कोई एक बिजनेस डालते हैं, कोई व्यापार डालते हैं, लाखों रुपए उसमें हम लगाते हैं, 18 घंटे मेहनत करता है आदमी उस व्यापार को जमाने में। उसके लिए एक रिसर्च करता है कि भाई सामान कहाँ से आएगा, ग्राहक मुझे कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद भी वो महीने में एवरेज अगर मानेंगे तो 20 से 40% से ज़्यादा नहीं कमा पाता है खर्चा काट के। वो कभी 100% हो गया बात अलग है, बट एवरेज आप निकालेंगे, किसी भी व्यापारी से आप बात करेंगे तो 30% से एवरेज ज़्यादा वो नहीं कमा पाता है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल है, जबकि वो 18 घंटे मेहनत करता है। लेकिन जो लोग सट्टाबाजी के धंधे में जो ट्रेडर्स भिड़े होते हैं, वो बिना मेहनत किए वो चाहते हैं कि मैं बस अभी 100 लगाया और शाम को 1000 कमाया। तो 80% लोग जो बाज़ार में घाटा उठाते हैं वो इस मेंटेलिटी के लोग हैं। तो मैं कहूँगा कि वो राहु की कमी से है। लेकिन इसका सबसे बेहतर उपाय ये है कि वो अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज लाएं। जब हम अगले एपिसोड में इस पर बात करेंगे कि अपने घाटे को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए क्या चेंजेज अपने अंदर लाना है, तो उस पर हम विस्तृत बात करेंगे। एक एपिसोड हम इसके लिए ही रखेंगे स्पेशल जी। उसमें अगर आप उन सुधारों को अमल करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आपका मुनाफा कम हो सकता है हर महीने, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। तो कुंडली के हर ग्रह पे बातचीत की जाएगी हमारे इस कार्यक्रम में। कुंडली के हर ग्रह के बारे में बात की जाएगी, व्यापार के बारे में बात होगी, व्यवसाय के बारे में बात होगी, साथ ही साथ संतान पक्ष के बारे में बात होगी, पत्नी भाव के बारे में बात होगी, कुंडली के हर एक घर के बारे में बात होगी। पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम कुंडली में कि आखिर कुंडली क्या है, ज्योतिष के हिसाब से कुंडली को कैसे देखा जाए, और क्या बिना जन्म समय के भी कुंडली दिखाई जा सकती। कई बार ये होता है कि जन्म समय नहीं है, ऐसे में क्या किया जाए? नहीं, देखिए क्या होता है कि एक तो पहली बात मैं बता दूं कि जो जन्म समय लोगों के होते हैं, 100 लोगों में अगर आप देखेंगे तो 80 लोगों के जन्म समय सही नहीं होते जी। जन्म समय जो माना गया है कि बच्चा जन्म के समय सर बाहर आया, वो एक्चुअल बर्थ टाइम है। नॉर्मली होता क्या है कि बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद घड़ी देखा जाता है, तो 1-2 मिनट 4 मिनट तो यूं ही अंतर आ जाता है।
अब उससे क्या हाँ, ये बड़ी भ्रांति है बंदी कि जन्म समय क्या है। जन्म के बाद का कोई लोग कहते हैं कि जैसे ही बच्चा जो है अस्पताल में पहुंचा या उसकी डिलीवरी हुई, नहीं, उसको तो मेरा वो जन्म समय मेरा माना जाए। अपना अनुभव है। असली जन्म समय क्या है, कैसे आप माने, राजीव प्रकाश अग्रवाल जी का क्या मानना है और क्या उनकी पद्धति है, ये भी आपको बताएं। नहीं, मेरा जो अपना अनुभव 20 सालों का है, मैंने उसमें सही जो पाया है कि सर बाहर आया, दैट इज द बर्थ टाइम। कई बार क्या होता है, उस समय कोई ग्रह अगर नहीं बदल रहे हैं तो 2-4-5 मिनट का अगर अंतर होता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उस समय कोई ग्रह बदल रहे हैं या लग्न शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पर 1 मिनट भी अंतर बहुत आदमी के कुंडली में अंतर कर सकता है, उसकी भविष्यवाणियों में अंतर कर सकता तो है। बिल्कुल सही समय आपको अपना पता होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा सा, या जो आप जानना चाहते हैं आपके कुंडली के भाव के बारे में, वो आप विस्तार से तब जान पाएंगे या उनको ठीक से तब कर पाएंगे। जो परेशानियां आपके जीवन में हैं उनको कैसे आप ठीक कर पाएंगे, कैसे उनको दुरुस्त कर पाएंगे, उसके लिए सही जन्म समय का होना बहुत आवश्यक है। जीवन नहीं, उसमें क्या होता है कि जब भी किसी ज्योतिषी के पास, विद्वान ज्योतिषी के पास कुंडली आती है, तो मेरी अपनी सोच है या हर अच्छे ज्योतिषी करते हैं कि जो टाइम आपने दिया उस पर कभी फोरकास्ट नहीं करना चाहिए। हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि ये जो समय आपने दिया, इस समय से आपका हुलिया मैच कर रहा है कि नहीं, आपके फिगर मैच कर रहे हैं, आपके स्वभाव मैच कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो टाइम फिर आपका सही है। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो फिर समझिए कि समय को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत एक और महत्वपूर्ण बात, आपका जो जन्म समय है, जो जन्म समय आपका है, उस हिसाब से आपकी बॉडी क्लॉक या उस हिसाब से आपकी बॉडी शेप भी होता है। आपका शरीर की संरचना, आपके शरीर का ढांचा भी आपके जन्म समय, यानी कि वो लग्न जिस समय बना है या कुंडली जिस समय बनी है, वो बिल्कुल विस्तार से आपके शरीर के ढांचे के बारे में बताता है। जी, तो उसमें, और दूसरा जिनके पास जन्म समय नहीं है उसमें एक पद्धति और ज्योतिष में मानी जाती है। ज्योतिष में 2-3 पद्धतियां हैं। एक तो जन्म समय के आधार पे हैं, एक पद्धति है हाथ देखने की, हस्तरेखा की, और एक पद्धति और है जिसमें गलती की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। वो पद्धति है प्रश्न ज्योतिष, हॉररी एस्ट्रोलॉजी, जो साउथ में ज़्यादा प्रचलित है, प्रश्न कुंडली कहते हैं। मैं जो लाइव शो में जो फ़ोन कॉल आते थे, मैं कभी भी किसी का जन्म समय, जन्म टाइम नहीं पूछता था। मैं उसको प्रश्न कुंडली के आधार पर जवाब देता था, और उस 3 सालों में मैंने ये अनुभव किया कि मेरे दिए गए जवाब लगभग 80% सही गए। तो वो पद्धति में क्या होता है कि वो पद्धति में गलती 2 ही कारण से हो सकती है जब हम प्रश्न ज्योतिष पे बात करते हैं। या तो मुझे उस देखना नहीं आता है, वो अगर वो कोई भविष्यवाणी गलत हो रही है तो वो ज्योतिषी की गलती है, वो मेरी गलती है। और दूसरा ये होता है कि मेरी घड़ी सही होनी चाहिए, जिस पर हम समय देख रहे हैं वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी भविष्यवाणियाँ फेल होती हैं, मेरी भी कई फेल हुई हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो विद्या है ये गलत है, ये विद्या गलत नहीं है, ये विद्या 100% परफेक्ट है। वो गलती मेरी गलती है, मेरे कैलकुलेशन में मेरी गलती से वो भविष्यवाणी गलत गई है, तो उसका जिम्मेदार अगर मेरे कोई भविष्यवाणी गलत जाते हैं तो इस ज्योतिष विधा का दोष नहीं है, वो दोष है राजीव प्रकाश अग्रवाल का, क्यों देखने में कहीं उसने गलती किया, उसकी भविष्यवाणी गलत गई। यानी कि एक्यूरेटी की बहुत ज़रूरत है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। और कैलकुलेशन कब सही होगा? जब आपका समय सही होगा, फैक्ट होगा, और साथ ही साथ निश्चित होगा, एक डॉट टाइम आपको पता होना चाहिए। जी, अब कार्यक्रम के अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग, शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार। दोस्तों, हर सप्ताह हम आपको अगले सप्ताह के भारतीय शेयर बाज़ार और कमोडिटी बाज़ार में विशेष रूप से सोना चांदी के रुझान क्या होंगे, ये मैं आपको हर सप्ताह बताऊंगा। और 2017 के जनवरी के पहले एपिसोड में आप इंतज़ार करें, हम आपको पूरे साल का शेयर बाज़ार और सोना चांदी, इसके अलावा जो एग्रो के प्रोडक्ट हैं, दालें, चावल, शक्कर, ये भी हम आपको पूरे साल का रुझान बताएंगे। आप उसका इंतज़ार करें। अभी मैं अगले सप्ताह का शेयर बाज़ार बता रहा हूँ आपको। अभी शेयर बाज़ार एक दायरे में चलेगा भारत का, और अगला सप्ताह उतार चढ़ाव दोनों तरफ रहेंगे। सोमवार को जो है बाज़ार थोड़ा नीचे खुल सकता है और फिर वहाँ से ऊपर जाएगा। मंगलवार को थोड़ा तेज़ी का दिन है, बुधवार में थोड़ी गिरावट रहेगी, और फिर गुरुवार को बाज़ार जो है थोड़ा ऊपर है, फिर शुक्रवार को एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा।
अगर इसको टेक्निकल भाषा में कहें तो निफ्टी जो है 8,000 से लेकर 8,250 के दायरे में घूमता रहेगा। और जो लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगाना चाहते हैं उनको विशेष रूप से मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं अभी थोड़ा इंतज़ार करें। दिसंबर में के आखिरी में या जनवरी के प्रारंभ में बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है और वो दुनिया के बाज़ारों की वजह से आएगी। तो उस समय अगर आप समय का इंतज़ार करें और गिरावट में अगर आप ख़रीदें तो निश्चित रूप से आने वाले बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो अभी आप अपने पैसे को अपने पास रखें, बाज़ार के गिरने का इंतज़ार करें और वहाँ अपना पैसा लगाएं। और जब हम आपको जनवरी के पहले सप्ताह में पूरे साल का बताएंगे तो उस समय हम बताएंगे कि आपको किस किस चीज़ों में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सोना चांदी पे हम आते हैं। सोना चांदी पिछले साल दोस्तों हमने अपनी जो ईयरली बुक एस्ट्रो दुनिया हर साल निकालती है जिसमें पूरे दुनिया के बाज़ारों की हम भविष्यवाणी देते हैं, उसमें हमने भविष्यवाणी 25,000 जब सोना था तो हमने कहा था कि ये 32,000 के आसपास ऊपर जाएगा और चांदी जो है 48,000 के आसपास जाएगा, वो गया था। अभी सोना चांदी खरीदने का समय आ गया है और अगले वर्ष में काफ़ी तेज़ी करेगा, लेकिन अगला सप्ताह कुल मिलाकर सोना चांदी के लिए तेज़ी का सप्ताह। दोस्तों हर एपिसोड में हम आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। अगले एपिसोड से आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय और जन्म स्थान के साथ भेज दें। अगले एपिसोड में अगले शनिवार शाम 7 बजे हम आपको फिर बताएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें 9669991900। दोबारा सुन लें 9669991900। तो एस्ट्रो दुनिया में हम बात करेंगे कुंडली की, ज्योतिष की और कुंडली में वो हर घर की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, हर ग्रह के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। विस्तार से भी चर्चा होगी। लगातार हम यहाँ राजीव प्रकाश अग्रवाल जी से चर्चा करते रहेंगे। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ जिसमें आपकी रुचि, जिसमें आपके भविष्य की जो बातें हैं, जिसमें आपकी कुंडली की वो सार जो आप जानना चाहते हैं। एस्ट्रो दुनिया में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।